कैमरे में बंद अपाहिज का दूसरा पार्ट अभी मैं करवा रही हूँ बेटा जी। तो इसमें सोचिए, बताइए से लेकर के और धन्यवाद तक, ये जो पद्यांश है इसके मैं 2 पद बना रही हूँ और स्क्रीन शेयर से आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये पार्ट 2 है कैमरे में बंद अपाहिज का। अगला पद है सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये बातें कौन पूछ रहा है बेटा? ये बातें दूरदर्शन वाले पूछ रहे हैं उस अपाहिज से जो अपंग है, जो दुर्बल है, निर्बल है, जिसको शरीर के अंग की हानि है, उससे बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए आपको अपाहिज होकर, अपंग होकर कैसा लग रहा है। ये कोई पूछने की बातें होती हैं, फिर भी वो उससे पूछ रहे हैं ताकि वो भावुक हो जाए। कैसा यानी कैसा लगता है, देखो बार बार पूछ रहे हैं। प्रश्नवाचक शैली हो गई ना, यहाँ पे प्रश्न अलंकार भी हो गया। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या कैसा लग रहा है। देखो क्या कह रहे हैं उसको कि अब ये बात भी आपको हम बताएंगे क्या कि अपाहिज होकर आप कैसा महसूस कर रहे हो। क्यों, क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि घायल की गति घायल जाने। जो अपाहिज होता है वो तो अपाहिज की पीड़ा को समझ सकता है, लेकिन दूरदर्शन वाले अपाहिज थोड़े ना हैं, वो अपाहिज नहीं है। तो वो उसको भावुक करने के लिए बार बार पूछ रहे हैं और उसको तंग करने की सी प्रवृत्ति भी है कि ये बात भी अब आपको हम बताएं कि अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। कोशिश क्या होता है? प्रयास। थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए, यह अवसर आप खो देंगे। अवसर क्या होता है? मौका। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। दूरदर्शन वाले बार बार उठा के अपने कमरे में आपको लेके नहीं आएंगे। कैमरे के सामने यूँ बैठकर अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को, अपने दुख को बयां करने का आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए, सोचिए कि आपको अपाहिज होकर, अपंग होकर कैसा महसूस हो रहा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते होता है के लिए, के हित, कि हमारा जो ये कार्यक्रम है ना कि एक अपाहिज को लाकर उसकी पीड़ा को, उसकी व्यथा को आम जनता के सामने रखना, ये जो हमारा कार्यक्रम है ना इसको रोचक बनाना पड़ता है। रोचक होता है आकर्षित करने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला, सबको भाई प्रफुल्लित कर देने वाला। किसी भी तरह से किसी का रोमांस करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं। आगे देखिए बेटा जी, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। क्या कह रहा है आगे? वो दूरदर्शन वाले कह रहे हैं कि हम पूछ कर उसको रुला देंगे। किसको? उस अपंग व्यक्ति को। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप किसके लिए आया है? दर्शकों के लिए। जो दर्शक हैं सामने बैठे हैं उसकी अपाहिज की पीड़ा सुनने के लिए, उनके लिए आप आया है यहाँ पे कि आप इंतज़ार होता है, इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि कब यह रोए। कौन है? वो अपाहिज व्यक्ति। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं कि वो अपाहिज रोएगा भी और आप भी उसकी बाट देखोगे कि आप कब रोओगे। हो सकता है आप भी उसके साथ भावुक हो जाओ, उसके साथ रो पड़ने के लिए भावुक हो जाओ, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप क्यों रो रहे हो। किससे नहीं पूछा जाएगा? दर्शकों से, श्रोताओं से पूछा नहीं जाएगा। आगे देखो, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आँख का क्या मतलब होता है भाई? रोती हुई आँखें, ठीक है, जिन आँखों में पानी भरा हो वो आँखें। अब दूरदर्शन वाले कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात ये दर्शकगण देखेंगे कि आँखें पानी से भरी हुई हैं और हम आपको हमारे इस रंगमंच पर, इस पर्दे पर दिखलाएंगे आपको कि देखो वो कैसे अपाहिज रो रहा है। बहुत बड़ी तस्वीर किसकी? रोते हुए उसे निर्बल, दुर्बल, कमज़ोर व्यक्ति की। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट क्या होती है बेटा? कुलबुलाहट, पीड़ा। उसके होठों पर एक कुलबुलाहट होगी, जैसे सुबक सुबक के नहीं रोते हैं, इस तरह का उसका देखने वाला उसका चेहरा होगा कि जैसे वो फूट फूट के रोना चाह रहा हो और उसकी भापें न निकल रही हो। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे।
ऐसी दूरदर्शन वाले आशा करते हैं कि वो कमज़ोर है और उसको दुख है। आप ये बातें स्वीकार कर लोगे। जो श्रोतागण है, दर्शकगण हैं, वो ये बात स्वीकार करेंगे कि सच में वास्तव में ही इसको अपंगता की बहुत पीड़ा है। एक और कोशिश, फिर दूरदर्शन वाले एक और प्रयास करेंगे। क्या? दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दर्शकों से क्या वो कामना करते हैं कि थोड़ा सा सब्र करो, थोड़े रुके रहो, अभी तो केवल ये अपंग व्यक्ति रोया है, थोड़ी देर के बाद आप भी रोओगे। आगे देखिए क्या कहा कवि ने। इससे ऊपर पहले कवि ने धीरज रखने के लिए कहा है ना दर्शकों को। क्या कहा है कवि ने? टेलीविज़न कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार बार अपाहिज को दिखाते हैं। कैमरे वाले या टेलीविज़न वाले वे दर्शकगण से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य रखिए, हम एक और प्रयास करके आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे। दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाहिज की वेदना का चित्र दिखाएंगे जिससे कि आप दर्शक तथा अपाहिज दोनों एक साथ ही रोने लग जाओ। ठीक है? आप और वह दोनों एक साथ रोने लग जाओ। आप किसके लिए है? दर्शकगणों के लिए। और वह किसके लिए है? अपाहिज व्यक्ति के लिए। फिर कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इतना कह के वो दर्शकगणों को फिर कैमरे वाले को कहते हैं कि रहने दो, रुको एक बार, थोड़ी देर रुक जाओ, समय की बहुत कीमत होती है, आप 1 मिनट रुको। अपने कैमरे को वो बंद करवा लेते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम। इस कार्यक्रम के बंद होते ही हम दर्शकगण भी हंसने मुस्कुराने लगते हैं। आ रहा ना समझ में? जब कैमरे वाले कहते हैं ना कैमरा बंद करो, समय की बहुत कीमत है, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। और जब जैसे यह जो हमें दिखाया जा रहा था पर्दे पे, वो प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तो हम सब दर्शकगण मुस्कुराने लग जाते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। देखो थोड़ा दिखा के, और वो ये नहीं होता है कि लोगों को ये लगन होती है कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। उत्सुकता सी रहती है दर्शकगणों को कि इसके बाद क्या आएगा। कभी हम कोई नाटक देखते हैं या फिर कोई फिल्म देखते हैं या फिर और कुछ कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते हैं तो हमें ये रहता है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। ऐसे ही एक ऐसे स्टेज पे लाके जहाँ पे दर्शकगणों को बहुत सारी आशा थी और वो ऐसे आंखें लगाए बैठे थे कि अभी यह रोएगा, पता नहीं इसके साथ क्या बीतेगी, पता नहीं इस अपंग व्यक्ति को क्या पीड़ा है। इस तरह के जब स्टेज आई हुई थी ना, उसी समय वो कैमरे को बंद करवा देते हैं और वो कहते हैं कि इसे रोकने के लिए खेद है। ऐसे बोल देते हैं ना कि आप जो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, ये इसमें थोड़ी कसर रह गई है, ये हम कुछ समय के बाद दिखलाएंगे, और इस तरह से उसको छोड़ देते हैं धन्यवाद करके। तो कवि यहाँ पे क्या बताना चाहता है? कवि कहता है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है, आप दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्य देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई है। ठीक है? और जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए। फिर वे धन्यवाद बोलकर उसके कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। तो ये है भाई कैमरे में बंदे अपाहिज। देखो उसकी कितनी विडंबना है, वो अपाहिज है, फिर भी उसको बार बार ऐसे फोर्स करके पूछा जा रहा है कि आप अपाहिज क्यों हो, किस कारण से हो, आपको क्या तकलीफ़ होती है इस अपाहिजपन से। आप अपनी सारी विडंबना, जो बात है, जो दुख है, जो दर्द है, वो दर्शकों के सामने रखो। उसे उकसाया जाता है, उसे रुलाने के लिए उकसाया जाता बार बार, और उनका यही एक मेन उद्देश्य होता है कि इस अपाहिज व्यक्ति के साथ साथ ये दर्शकगण भी रो पड़े, जिससे यह प्रोग्राम और भी अधिक रोमांचकारी हो जाए। ठीक है? ये आपका था भाई, इसमें प्रश्न उत्तर हैं 5-6 हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार, इधर सारे थोड़े थोड़े बता देती हूँ आपको। इतने मुश्किल तो नहीं है। इसमें एक प्रश्न मेरे को लगता है जो समझाने के लायक है, वो मैं आपको समझा दूँगी। जो बिंब योजना वाला था ना, बिंब योजना मैंने बेटा जी आपको बताई थी काव्य सौंदर्य में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको उसे समझा देना चाहिए।
वो आपका प्रश्न उत्तर नहीं है। काव्य सौंदर्य में आया था एक शब्द कि बिंब योजना स्टिक है। और मैंने जो पीछे आपको 2 कविताएं करवाई थी हरिवंश राय बच्चन जी की और एक वो रघुवीर सहाय की, उसमें भी मैंने उसके काव्य सौंदर्य में यही बताया था कि इसकी बिंब योजना सटीक है। आपको ये समझना चाहिए कि बिंब योजना क्या होती है। बिंब योजना का मतलब होता है दृश्य तथा श्रोतागण, या फिर कवि के द्वारा दृश्य क्या है वो भी दिखाया जा रहा है कि इस तरह से भाई अपाहिज व्यक्ति बैठा है, वो रोने की मुद्रा में है, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब हम आंखें बंद करेंगे ना तो हमें पता लगता है कि भाई कोई अपाहिज व्यक्ति है, उसके पैर में कुछ समस्या है और उसने अपने पैरों को उसे चलने के लिए एक कोई नकली पैर लगाया हुआ है और उसने अपने हाथों में चलने के लिए बैसाखियाँ ले रखी हैं। तो हम आंखें बंद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का अपाहिज है। और श्रोता कौन है? जो दर्शकगण सामने बैठे हैं, जिनको कभी बार बार कह रहा है कि आप इनके साथ रो पड़ोगे, हैं, वो श्रोतागण है। तो श्रोता को दर्शाना और दृश्य को दर्शाना, जब दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं ना तो वहाँ पे बिंब योजना होती है। और ये बात आप किसी भी काव्य सौंदर्य में बता सकते हैं जब जहाँ आपको ये लगे कि यहाँ पे श्रोतागण भी हैं और दृश्य भी है। ठीक है, तो ये वो बिंब योजना को मेरे को लग रहा था कि आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। ये पहला प्रश्न क्या है आपका? कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में दी गई हैं। कोष्ठक क्या होते हैं पता है ना आपको? ब्रैकेट में ऐसे दी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि अपनी बात को सार्थकता प्रदान करने के लिए, सार्थकता क्या, उसकी अहमियत को दर्शाने के लिए, प्रयोगवादी शिल्प को व्यक्त करने और भावों को सामर्थ्य देने तथा पाठकों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कवि ने कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रख दी हैं। कोष्ठकों में क्यों रखते हैं? जब हम किसी बात को कोमाज में या फिर उद्धरण चिन्ह में या कोष्ठक में रख देते हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बात महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए, इसके बारे में क्या कवि बताना चाहता है, ये बात मतलब होता है वही इसका। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें कि करुणा के मुखौटे में क्या है, ये दिखावा है। उस अपाहिज के प्रति करुणा दर्शा रहे हैं टेलीविज़न वाले, लेकिन उनकी आत्मा में, उनके मन में, उनके दिमाग में उनके प्रति किसी प्रकार की कोई करुणा नहीं है। वो केवल दिखावा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो केवल अपने प्रोग्राम को, अपने कार्यक्रम को रोमांच बनाने के लिए उस अपाहिज का सहारा ले रहे हैं और उन्हें उस अपाहिज से कोई हमदर्दी नहीं है। यही विचार है इसका, और क्या है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? हाँ जी, बिल्कुल व्यंग किया है। इसमें वो टीवी वाले अपने आप को समर्थ बता रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने टेलीविज़न, कैमरा तथा दूरदर्शन वालों पर व्यंग किया है, जो अपने आप को हर तरह से समर्थ मानकर किसी अपाहिज व्यक्ति की संवेदनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, हाँ, यही बात इसमें बताई गई है। और जो अपनी सिद्धि के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें यही व्यंग्यात्मक है भाई, यही व्यंग छिपा हुआ है कि अपनी प्रसिद्धि के लिए वो कोई भी काम करने से, चाहे अच्छा हो बुरा हो, चूकते नहीं हैं। आगे देखो 4 नंबर पे क्या प्रश्न है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? हो जाएगा उसका उद्देश्य पूरा। उसको तो चाहिए यही कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके दर्शकगण बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भावुक हों और इस कार्यक्रम को बार बार देखें, जिससे उसे फ़ायदा हो, है ना। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, इससे प्रश्नकर्ता का यह उद्देश्य पूरा होगा कि उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा तथा उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो कामना है, उसकी जो इच्छा है कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को सफल बनाने का, वो उसकी पूरी हो जाएगी। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? ये बात बहुत ही समझने की है भाई। पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये मैंने आपको कविता का सरलार्थ कराया तब भी थोड़ा समझा दिया था। इसका मतलब क्या है कि यह कहकर, क्या कहकर कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कहकर कवि पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना एक नज़रिया रखता है कि पर्दे पर सभी लोग समय की कीमत को पहचानते हैं।
ठीक है, उन्हें वक्त की कीमत का एहसास है, शायद इसीलिए वे सभी कार्यक्रम समयानुसार प्रदर्शित करते हैं तथा समय के अनुरूप अपने कार्यक्रम को बांट लेते हैं। होती है ना, जैसे हम रात को कोई नाटक देखते हैं, 8 बजे आता है वो 8 बजे ही आता है, 9 बजे आता है वो 9 बजे ही आता है, एक भी मिनट इधर उधर नहीं होता ना, सबको पता है कि इस टाइम पे ये वाला आता है। तो पर्दे पर समय की बहुत कीमत है। यदि समय गुजर गया तो ये नहीं कि उसके लिए दोबारा समय दे देंगे। आज आप 8 बजे रेडी नहीं थे, आज 8 बजे आपका प्रोग्राम तैयार नहीं था, तो आज हम आपको 9 बजे दिखा देंगे दर्शकों को, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम बटे हुए होते हैं कि आपका ये टाइम है, आपका ये टाइम है। यदि किसी की वो प्रस्तुति अधूरी है तो वो उससे जो ठेस होगी, उससे जो नुकसान होगा, वो खुद प्रस्तुत करने वाले, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले खुद उसका भुगतान करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बेटा जी इसके प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं। इसके छोटे छोटे आप भी 100 के आसपास प्रश्न उत्तर बना लेना, जिससे कविता आपको और भी अच्छे से आ जाए। तो मैंने इसमें कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है, इसका मैंने प्रसंग बताया है, इसका भावार्थ बता दिया है, इसका मैंने काव्य सौंदर्य बता दिया है, प्रश्न उत्तर भी बता दिए हैं। मैंने ये कविता आपको अच्छे से मेरी तरफ से तो करवा दी है बेटा जी। और यदि यह वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।